Hello friends and welcome to the Hindu editorial analysis for 4th of August 2023। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये एडिटोरियल का डिस्कशन। फर्स्ट आर्टिकल इज टाइटल्ड मेकिंग अ राइट द स्टेट मस्ट रिमेन इम्पार्शियल इन सिचुएशंस ऑफ कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट। तो अभी ऑथर ने कहा है कि अभी जो मणिपुर वाला इंसिडेंट था वो अभी शांत नहीं होता, और अभी जो रिसेंटली जो है वो हरियाणा में जो कम्युनल क्लैशेस देखने को मिले हैं वो ऊपर से आ गए। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल जो है वो लिखा गया है। और ऑथर ने यहाँ पर जो एक तरह से जो इंसिडेंट हुआ है उसके रिगार्डिंग जो दो चार चीजें इवेंट चेन ऑफ इवेंट जो देखने को आई है वो ये है कि कुछ यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये भी कहना है कि ये शायद प्री मीडिएटेड जो है वो रीजन्स थे यहाँ पे जिनकी वजह से वायलेंस हुआ है। और दूसरा ये भी बताया कि लोकल सोशल एंड पॉलिटिकल लीडर्स हैड अलर्टेड द एडमिनिस्ट्रेशन दैट देयर कुड बी वायलेंस। ठीक है ना, तो मतलब कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का लैक है इसमें। दूसरा, द पुलिस एट द मोस्ट हु वर आउटनंबर्ड बाय द राइटर्स रिमेन्ड म्यूट स्पेक्टेटर्स। तो मतलब पुलिसिंग में जो थोड़े से इश्यूज रहे थे वहां पे देखने को सामने, वो उसको ऑथर ने हाईलाइट किया है। और ऑथर ने जो हरियाणा एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी बोला है कि द हरियाणा एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट टेक strict action against the perpetrators of the violence and be vigilant and impartial to ensure peace। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको उसके रोल को हाईलाइट किया है यहाँ पे बेसिकली। ठीक है। Second editorial is strike 3 the US is witnessing extreme levels of political polarization on the of the electorate। तो 2024 में जो अभी यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में लिखा है। और यहाँ पे ऑथर ने जो एक ये किया है कि जो प्रीडिसेसर थे अभी जॉय बिडेन के, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, तो उनके ऊपर जो चार्जेस लगे हुए थे उसके रिगार्डिंग ऑथर ने यहाँ पे कुछ चीजें हाईलाइट की है। तो बेसिकली चार चार्जेस लगे हुए थे उनके ऊपर। उनमें क्या क्या थे, एक तो कॉन्स्पिरेसी टू फ्रॉड थी, दूसरा विटनेस टेम्परिंग, तीसरा कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द राइट्स ऑफ सिटीजन, एंड लास्ट इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एंड अटेम्प्ट्स टू ऑब्स्ट्रक्ट एन ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स। ठीक है ना, तो ये चार चार जो है वो लगे हुए थे। लेकिन जो अगर प्रेजेंट ऑथर ने ये बताया कि अगर प्रेजेंट उसको देखें तो वहां पे जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए जो वो रिपब्लिकन कैंडिडेट जो होने के लिए जो है डोनाल्ड ट्रंप को अभी भी एक तरह से देखा जा रहा है कि उनको शायद फिर से जो है वो मिल सकता है कैंडिडेटसी इन द फोर्थकमिंग इलेक्शंस। ठीक है ना, तो वहां पे जो लीगल एक्सपर्ट है वो ये कह रहे हैं that even if he is found guilty in one or more of the indictment cases, there is nothing in the US Constitution that bars him from contesting the 2024 election। तो ऐसा कोई प्रोविजन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं कि अगर आपके ऊपर चार्ज है, आप किसी उसमें गिल्टी हुए हो किसी केस में, तो आप जो इलेक्शन नहीं लड़ सकते हो। तो मतलब इवन आफ्टर बीइंग गिल्टी ही कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड ही कैन बिकम प्रेसिडेंट। तो मतलब उसमें ऑथर ने क्या है, the bizarreness of this scenario is only exceeded by the extreme levels of political polarization of the US electorate across the liberal conservative spectrum on a variety of critical issues। और क्या क्या इश्यूज हैं जिनके ऊपर ये जो मतलब सिनेरियो है वो टोटल बेसिकली जो यूएस इलेक्टोरेट है उस पे रहेगा। वहाँ पे पोलराइजेशन को एक तरह से हाईलाइट किया कि वहाँ पे पोलराइजेशन देखने को मिलेगा। उसमें जो वो है इश्यूज हैं उनको ऑथर ने बताया कि एक तो रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी में क्या रोल है वो, दूसरा रिप्रोडक्टिव सिविल राइट्स है वो कहीं ना कहीं, और इमिग्रेशन के जो इश्यूज हैं वो, फॉरेन पॉलिसी, और जो इसी तरह के और इवेंट्स हैं वो सारे के सारे एक तरह से वहाँ पे मेन इशू रहने वाले हैं। जो कि जिसमें क्योंकि दोनों ही जो वो है जो कैंडिडेट्स कह लीजिए या फिर जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं या पार्टीज हैं उनके अलग अलग व्यू पॉइंट्स रहते हैं। ठीक है ना, उनका अलग अलग स्टैंड है। आगे बढ़ते हैं। लीड आर्टिकल का आज का न्यूक्लियर सिग्नलिंग द नीड फॉर न्यू गार्ड रेज। तो बेसिकली न्यूक्लियर डिटरेंस से रिलेटेड ये आर्टिकल जो है ऑथर ने लिखा है यहाँ पे। और ऑथर ने बहुत अच्छी बात कही है कि यस, in today's changed political environment the escalation management lessons of the cold war no longer seem to work फॉर द यूएस एंड रशिया। जो कोल्ड वार के टाइम पे जो लेसन एक तरह से लर्न किए गए थे आज उनका रिलेवेंस नहीं रहा, उनसे कहीं ज्यादा करने की एक्चुअली जरूरत है। ऑथर ने ये कहा है जो अगर हमें न्यूक्लियर डेटरेंस चाहिए तो डेटरेंस फेलियर की बात में ऑथर ने ये कहा है कि अगर देखें तो यूएस का जो अटेम्प्ट था टू डेटर रशियन एग्रेशन जो यूक्रेन में हुआ है, रशियन एग्रेशन, उसको कहीं ना कहीं फेल हुआ है यूएस डेटर करने में। और वहीं ऑथर ने यह भी कहा कि जो रशिया का अटेम्प्ट था टू डेटर नाटो इन्वॉल्वमेंट हैड ऑल्सो फेल्ड। तो दोनों के ही अटेम्प्ट फेल हुए हैं, चाहे वो यूएस का हो चाहे वो नाटो का हो। तो बोथ रशिया एंड द यूएस आर ऑपरेटिंग इन अ ग्रे जोन टेकिंग टर्न्स एट एस्केलेटरी रिटोरिक इवन एज दे प्रोब ईच अदर्स रेड लाइन। तो दोनों ही कहीं ना कहीं फेल हुए हैं। ठीक है ना, जो रशिया ने एक्सपेक्टेशंस लगाए थे कि यूएस सपोर्ट नहीं करेगा, नाटो अलाइज नहीं आएंगे, वो भी कहीं फेल हुआ है। और जो यूएस ने लगाए थे कि
जो डिटरेंस के कि रशिया ये नहीं करेगा वो नहीं करेगा, वो सारे भी कहीं ना कहीं फेल्स हुए हैं, ठीक है ना। कोल्ड वॉर लेसन्स में ऑथर ने ये कहा है कि यहाँ पे डिटरेंस इज फंडामेंटली बेस्ड ऑन द assumption that both adversaries are rational enough to judge when costs outweigh the benefits of the act। तो जो डेटरेंस था, ठीक है ना, कोल्ड वॉर के जो लेसन थे उसमें जो डेटरेंस था वो एक्चुअली किस पे बेस्ड था, उस पे ये था कि वहां पे जो दोनों ही एडवर्सरीज होते हैं वो इतने रेशनल होते हैं, इतने नॉलेजेबल होते हैं कि वो ये जज कर सकें कि जो कोस्ट हैं इस वॉर के या ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो आउटवे द बेनिफिट ऑफ द एक्ट, ठीक है ना। इसमें एक यहाँ पे बहुत फेमस जो इकोनॉमिस्ट है उनका जरूर इसमें जिक्र किया है, थॉमस स्किलिंग, और इन्होंने ही जो है न्यूक्लियर डिटरेंस की जो थिंकिंग थी उसको शेप दी थी। तो उनको नोबेल प्राइज भी मिला था इकोनॉमिक्स का 2005 में। तो उन्होंने क्या कंक्लूड किया था, उन्होंने क्या थ्योराइज किया था, ही सेड दैट न्यूक्लियर वेपन्स वर नॉट यूजेबल बट हैड पॉलिटिकल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ प्रिवेंटिंग ए वॉर विद अनदर न्यूक्लियर पावर, कि अगर दो के पास किसी के पास न्यूक्लियर पावर है तो कहीं ना कहीं वॉर को जो है वो प्रिवेंट किया जा सकता है, चाहे न्यूक्लियर वेपन्स की यूजेबिलिटी हो या ना हो, ठीक है ना। उन्होंने फिर फर्दर ये भी कंक्लूड किया था दैट इवन दो एनी यूज वाज इरेशनल, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स का यूज हर किसी भी सिनेरियो में जो है वो रेशनल नहीं है, द न्यूक्लियर थ्रेट हैड टू बी क्रेडिबल इन ऑर्डर टू डिटर, लेकिन डेटरेंस के लिए जो न्यूक्लियर थ्रेट है वो कहीं ना कहीं क्रेडिबल है। ये ऐसा जो है थॉमस शेलिंग ने थ्योराइज किया था, ठीक है। फर्दर ऑथर ने क्या कहा है, प्रोबिंग फॉर रेड लाइंस, तो जो इसमें रेड लाइंस की बात की गई वो एक्चुअली ये है कि रशिया की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसको यहाँ पे जिक्र किया गया था। तो जून 2020 में जो रशिया ने जो अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन इशू की थी उसमें रशिया ने ये कहा कि ये दो स्पेसिफिक कंडीशन है जिसमें रशिया जो है न्यूक्लियर वेपन्स का यूज कर सकता है। पहला तो ये था इन रेस्पॉन्स टू द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, अगर कोई कंट्री न्यूक्लियर वेपन यूज करे तो वो तो करेगा ही करेगा, और दूसरा अगर कोई अदर टाइप का वेपन भी मास डिस्ट्रक्शन का रशिया के अगेंस्ट या उसके अलाइज के अगेंस्ट यूज करता है तब भी जो है रशिया जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स पे शिफ्ट कर सकता है। दूसरा, इन केस द एग्रेशन ऑफ अगेंस्ट द रशियन फेडरेशन विद द यूज ऑफ कन्वेंशनल वेपन्स व्हेन द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट इज पुट अंडर थ्रेट, ठीक है ना। वही बात है कि रशियन फेडरेशन की अगर कोई स्टेट है और उस पे अगर कोई कन्वेंशनल वेपन यूज किया जाए जिससे कि उस स्टेट का एग्जिस्टेंस जो है वो थ्रेट में आ जाए तब भी जो है रशिया यूज करेगा न्यूक्लियर वेपन्स का, ठीक है ना। यहाँ पे एक और इकोनॉमिस्ट है उनकी स्टडीज को भी हाईलाइट किया गया है, डेनियल कहनेमैन एंड एमोस टेवर्स्की, उनकी जो स्टडीज थी इकोनॉमिक्स में, दैट शोड दैट ह्यूमंस ऑफन टेंड टू डबल डाउन ऑन बैड बेट्स बिकॉज ऑफ लॉस एवर्जन। तो लॉस एवर्जन के चक्कर में जो है जो लोग हैं वो देयर हैव टेंडेंसी टू डबल डाउन, ठीक है ना। तो ये उनकी थ्योरी थी। यहाँ पे ऑथर ने वही कहा है अल्टीमेटली कि न्यूक्लियर सिग्नल टुडे इज टेकिंग प्लेस इन अनचार्टेड पॉलिटिकल टेरिटरी, न्यू गार्ड रेल्स आर नेसेसरी इफ द न्यूक्लियर टैबू हैज टू बी प्रिजर्व्ड। अगर न्यूक्लियर टैबू जो कि है कि न्यूक्लियर वेपन्स होने से आपका एक डेटरेंस रहता है, तो अगर उसको प्रिजर्व करना है आपको कि न्यूक्लियर वेपन्स को यूज नहीं कर रहा है तो उसके लिए आपको एक नए गार्ड की जरूरत है प्रेजेंट सिनेरियो में, ठीक है ना। नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडिया नीड्स एविडेंस बेस्ड एथिक्स ड्रिवन मेडिसिन। तो जो एक कॉन्टेक्स्ट जो है वो होम्योपैथी का जो यूज है मेडिसिन का, होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, उसके रिगार्डिंग ये ऑथर ने बताया कि जब तक एविडेंस बेस्ड आपके पास कोई सपोर्टिंग वो नहीं आ जाते हैं तब तक जो है आप इसको एक तरह से जो होम्योपैथी के यूज को इतना जो है वो प्रिवलेंस में नहीं लाना चाहिए, ऑथर ने कहा है। रिसेंट पुश टू इंटीग्रेट आयुष मेडिसिन सिस्टम्स इनटू मेन स्ट्रीम हेल्थ केयर टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एंड डीकोलोनाइज मेडिसिन इज अ प्लूरलिस्टिक अप्रोच that would require every participating system to meet basic safety and efficacy standard। तो बिल्कुल ब्रोडन तो करना चाहिए हमें जो मेडिकेशन सिस्टम उसमें डाइवर्सिटी लाना अच्छी बात है, बट वहीं पे जो है आप चाहे कोई भी सिस्टम को ले रहे हो वहां पे जो बेसिक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और एफिकेसी के स्टैंडर्ड्स हैं जो कि एविडेंस ड्रिवन होने चाहिए उनको हर एक सिस्टम में जो है वो लाने की जरूरत है। तो कोई किसी भी चाहे वो कोई भी मेडिसिन सिस्टम है उसमें ये दोनों चीजें बहुत मस्ट है, एक तो बेसिक सेफ्टी को मीट करना चाहिए उसको, और दूसरा जो एफिकेसी स्टैंडर्ड है उनको फुलफिल करना चाहिए। तो जो यहाँ पे ऑथर ने हाईलाइट किया वो ये क्या है कि जो एविडेंस है होम्योपैथी के एफिकेसी वो काफी वीक है। दूसरा, ऑथर ने एक यहाँ पे टेस्ट का भी जिक्र किया जिसको आप याद रखते हैं, उसको बोलते हैं न्यूरेमबर्ग साल्ट टेस्ट जो कि 1835 में आता है, और इसको बोला जाता है डबल ब्लाइंड रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल टेस्ट बोला जाता है, ठीक है ना। इसका जिक्र किया तो इसको आप सिर्फ याद रख सकते हैं। यहाँ पे ऑथर ने ये भी कहा कि जो मल्टीपल सिस्टमिक रिव्यूज और मेटा एनालिसिस होती हैं किसी भी मेडिकेशन की एफिकेसी फाइंड करने के लिए, उसमें जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स है दीज लैक क्लिनिकली सिग्निफिकेंट इफेक्ट। तो एक तो ये इशू हाईलाइट किया है ऑथर ने कि भाई ये है यहाँ पे देखने को मिला है कि उनके कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स नहीं देखने को मिले हैं। दूसरी बात ये है कि जो कुछ रजिस्टर्ड ट्रायल्स होते हैं कुछ अनरजिस्टर्ड ट्रायल होते हैं, तो ऑथर ने कहा कि हाफ ऑफ द ट्रायल्स वर अनरजिस्टर्ड, और ऑथर ने भी कहा कि जो अनरजिस्टर्ड ट्रायल्स हैं उन्होंने सम एविडेंस
ऑफ एफिकेसी जरूर दिखाया है, लेकिन जो रजिस्टर्ड ट्रायल्स है उन्होंने कोई भी जो है एफिकेसी का अच्छा इफेक्ट जो है उसमें देखने को हमें नहीं मिला है। तीसरा उतने डब्ल्यूएचओ के जो है वार्निंग को भी यहाँ पे साइट किया है कि डब्ल्यूएचओ ने भी वार्न किया कि जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स है उनको आप एचआईवी, ट्यूबरकुलोसिस या मलेरिया, कैंसर जैसे एलिमेंट्स में यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि उतने ये भी कहा है कि देयर इज नो एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल केयर, जब एप्लीकेशन करते हैं होम्योपैथी का तो उसमें कोई ऐसा एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल केयर का ध्यान नहीं रखा जाए। दूसरा बात ऑथर ने भी कहा है कि इट हैज कॉज्ड इंजरीज एंड समटाइम्स डेथ, तो यानी कि उसका यूज जो है वो डब्ल्यूएचओ ने भी कहीं ना कहीं मना किया है, ठीक है। ऑन स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो जो होम्योपैथी के सपोर्टर्स हैं, जो होम्योपैथी के फेवर में बात कर रहे हैं, वो आर्ग्यू ये जिक्र कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड्स कॉमनली यूज्ड इन एविडेंस बेस्ड मेडिसिन आर नॉट सुटेबल फॉर जजिंग द होलिस्टिक इफेक्ट्स ऑफ होम्योपैथी, ठीक है ना। लेकिन ऑथर ने इस क्लेम को डिबंकिंग बताया है कि दिस क्लेम कैन बी डिबंक्ड, और उसके लिए रीजन दिया है। पहला तो ऑथर ने ये रीजन दिया है कि द स्टैंडर्ड्स आर नॉट कन्वीनियंटली चूजन बाय द प्रैक्टिशनर्स ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन फॉर देमसेल्फ, मतलब जो एलोपैथिक मेडिसिन के प्रैक्टिस वो अपने आप से नहीं चूज करते हैं, उसके लिए एक अलग से जो है ग्लोबल कम्युनिटी बनाई गई है, यानी कि वहां पे एक स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं, एक तरह से बोर्ड या कमेटी या कुछ इस तरह का स्टैंडर्ड सेट किया गया है जिस जो कि ये बताता है कि आपको कौन कौन से जो है चूज करने हैं स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना। और उस कम्युनिटी में बहुत सारे लोग होते हैं जिसमें एपिडेमियोलॉजिस्ट होते हैं, बोटनिस्टिशियंस होते हैं, क्वालिटी इंप्रूवमेंट रिसर्चर्स होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन मैनेजर्स होते हैं, और बहुत सारे और भी होते हैं, सिर्फ क्लिनिशियंस ही वहां पे नहीं होते हैं। तो यानी कि जो कमिटी या जो भी बोर्ड बनता है स्टैंडर्ड्स को तय करने में कि इन स्टैंडर्ड पे आप जो है वो चेक करेंगे, तो वो बहुत डाइवर्स लोगों का, डाइवर्स ग्रुप का बोर्ड बना हुआ होता है, जबकि ऐसा इसमें कहीं देखने को होम्योपैथी में नहीं मिलता है। दूसरा, इसी में उतने ये भी कहा कि जो मल्टीपल डिसिप्लिन है जैसे कि साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कम्युनिटी हेल्थ, इम्प्लीमेंटेशन साइंस और पब्लिक पॉलिसी, ये सक्सेसफुली अडेप्टेड एविडेंस सिंथेसिस मेथड्स टू एस्टैब्लिश देयर क्लेम्स, और जो अपने क्लेम्स है उनको एस्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने बहुत सारे एविडेंस बेस्ड सिंथेसिस मेथड्स को जो है एस्टैब्लिश ऑलरेडी किया हुआ है। दूसरा जो ऑथर ने यहाँ पे ऑथर ने जो अपना वो मतलब स्टैंडर्ड्स के रिगार्डिंग जो पॉइंट उठाया वो ये उठाया है कि व्हाट आर द मेथड्स दैट विल वर्क। ये एक्चुअली होम्योपैथी में एक्चुअली कुछ डिसाइडेड नहीं है कि कौन से मेथड जो है वो काम करेंगे। होम्योपैथी एडवोकेट्स हैव फेल्ड टू इन्वेंट वैलिड अल्टरनेटिव एविडेंस सिंथेसिस फ्रेमवर्क suited for testing its efficacy and safety। तो ऐसा कोई जो अल्टरनेटिव एविडेंस सिंथेसिस फ्रेमवर्क है वो होम्योपैथी ने एडवोकेट किया ही नहीं है, ठीक है ना, जो क्रिटिक्स को जो है एक्सेप्टेबल हो जाए कि आप मतलब एलोपैथी वाले उनको तो रिजेक्ट करें, तो आपका अपना अल्टरनेटिव ऐसी मेथोडोलॉजी एविडेंस सिस्टम क्या है जिसको कि आप बता रहे हैं कि आप उनके आधार पर जो स्टैंडर्ड्स वो सेट करेंगे। तीसरा जो है वो ये है कि द क्लेम अबाउट होम्योपैथी बीइंग होलिस्टिक इज टिपिकली पेयर्ड विद एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बीइंग रिडक्शनिस्ट। जो ये क्लेम दिया जा रहा है इसको उतने रिडक्शनिस्ट बताया है, ठीक है ना, कि आप जो होलिस्टिक उसकी बात कर रहे हैं। चौथा उतने ये भी कहा है कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन डज नॉट एंड शुड नॉट स्टॉप एट एस्टैब्लिशिंग एम्पिरिकल एविडेंस, कि आप अगर एविडेंस मेडिसिन जो है वो एम्पिरिकल बेस्ड एविडेंस को भी नेगेट नहीं करते, उसको कहीं ना कहीं आप एम्पिरिकल स्टडी से या डाटा या नंबर के आधार पर भी आप उसको रिजल्ट्स को जो है एक तरह से काउंटर चेक या क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। पांचवा ऑथर ने बताया कि नो मैकेनिस्टिक molecular, physiological, biochemical or otherwise evidence to explain how concepts such as like cures, like extreme dilution and demeter spiritual force result in better health। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट होम्योपैथी में कहीं भी जो है वो देखने को नहीं मिलते हैं, जैसे कि जो एलोपैथी के सपोर्ट में दिए जाते हैं, तो इस टाइप के सपोर्टिंग की एक्सट्रीम डाइल्यूशन से क्या फर्क पड़ता है, या जो इसके एक्चुअली जो है ना होम्योपैथी में जिन प्रिंसिपल्स पे काम किया जाता है जैसे कि लाइक प्योर्स लाइक और एक्सट्रीम डाइल्यूशन पे और डीमेटेरियलाइज स्पिरिचुअल फोर्स का है, इनका जो भी है कोई जो है वो एविडेंस बेस्ड जो है एक्सप्लेनेशन या जो सपोर्टिंग वो एम्पिरिकल एविडेंस है वो नहीं प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है ना। होम्योपैथी के बारे में थोड़ा सा ऑथर ने ये बताया कि ये इंट्रोड्यूस की गई थी इंडिया में 1839 में, और इसको इंट्रोड्यूस करने वाले थे एक ऑस्ट्रिया के फिजिशियन थे जिनका नाम था जे.एम. होनिगबर्गर। तो स्टेटमेंट के फॉर्म में आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है ना। जो ऑथर है वो ये कह रहे हैं कि जो आर्गुमेंट दिया जा रहा है होम्योपैथी के रिजेक्ट करने में वो सिर्फ कॉलोनियलिटी के आधार पे नहीं बेस्ड है कि जो कॉलोनियलिज्म के टाइम का ये एक तरह से प्रैक्टिस है इसी वजह से इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, बट चीफली जो इसको रिजेक्ट किया जाता है वो किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ लैक ऑफ एविडेंस फॉर एफिकेसी, ठीक है ना, और सम एविडेंस फॉर लैक ऑफ सेफ्टी, नो सब्सटेंटिव प्रोग्रेस ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन द लास्ट सेंचुरी एंड
होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स एस्केपिस्ट आर्गुमेंट, जो होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर है उनका जो एस्केपिस्ट आर्गुमेंट है, इन सब आधार पे जो है उसको रिजेक्ट किया जाता है। तो केवल सिंगल रीजन कॉलोनियलिज्म के आधार पर उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। लैक ऑफ एफिकेसी, लैक ऑफ सेफ्टी एविडेंस, नो सब्सटेंटिव प्रोग्रेस ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और जो एस्केपिस्ट आर्गुमेंट है उनके आधार पर इसको रिजेक्ट किया जा रहा है। तो इंडिया कंक्लूड ऑथर कर रहा है कि इंडिया path to universal health care must be grounded in evidence based and ethics driven medicine। इन आधार पे होना चाहिए। जो एस्केपिस्ट एटीट्यूड है उनका, वो कहीं ना कहीं एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज करता है, और जो लैक ऑफ एविडेंस बेस्ड या एफिकेसी के लिए जो एविडेंस बेस्ड स्टडी है, एम्पिरिकल स्टडीज है, एम्पिरिकल एविडेंस है, वो कहीं ना कहीं जो है इसको चैलेंजिंग करते हैं, या वो अभी भी इश्यूज हैं जिनको वो हाईलाइट किया गया है। ठीक है, आगे शुड द एज ऑफ कंसेंट बी रिवाइज्ड इन इंडिया। तो रिसेंट जो इंसिडेंट हुआ था जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो है कंसेंसुअल रिलेशनशिप के केस में एक माइनर के साथ जो कंसेंसुअल रिलेशन, उसमें जो है 10 इयर्स का जो इम्प्रिजनमेंट दिया गया था एक पर्सन को, उसको जो एक्विट किया था, उसके रिगार्डिंग दिया था कि क्या जो है जो एज ऑफ कंसेंट है उसको रिवाइज करने की जरूरत है। ठीक है ना, और कोर्ट ने ये भी पॉइंट आउट किया था दैट आफ्टर द एनेक्टमेंट ऑफ द पोक्सो एक्ट many adolescents are being prosecuted for consensual relationship with minor girls। तो बहुत सारे लोगों का जो प्रोसिक्यूशन हुआ है। तो यहाँ पे ऑथर ने बहुत अच्छी बात एक ये बताई है कि सिर्फ आप एक किसी सिंगल पर्सपेक्टिव से या सिंगल क्राइटेरिया के आधार पे जो है एज ऑफ कंसेंट जो है वो तय नहीं होता है। मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स होते हैं, मल्टीपल सिचुएशंस होते हैं, जिसमें आपके साइकोलॉजिकल आते हैं, बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स आते हैं, ठीक है ना, और इकोनॉमिक सिचुएशंस आती हैं, ठीक है ना, और सिचुएशन पर्सन टू पर्सन भी चीजें वेरी करते हैं, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी वेरी करते हैं। तो यहाँ पे ऑथर ने एक जो हाईलाइट किया है, यहाँ पे थोड़ा सा इशू ये डिबेट की फॉर्म में दिखाया गया है, एक तरह से आर्गुमेंटेटिव फॉर्म में। तो यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि जब भी पहली बात तो यह है कि एक तो ये कंपलसरी कर दिया कि अगर कोई भी इंसिडेंट ऐसा होता है तो वो रिपोर्ट करना ही करना है, और रिपोर्ट होगा तो उसमें फिर एफआईआर फाइल होती है। तो एफआईआर फाइल होने के बाद जो फर्स्ट इंटरव्यू होता है वो लिया जाता है पुलिस के द्वारा। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो प्रोविजन ये भी है कि द फर्स्ट इंटरव्यू शुड बी डन बाय ए सोशल वर्कर और ए सपोर्ट पर्सन, and we have those provisions in law। There are supposed to be 2 social workers with every special juvenile police unit। तो पहला इंटरव्यू जो उसके साथ होना चाहिए, लेकिन क्योंकि इंटरव्यू तभी पॉसिबल है जब आप एफआईआर उसमें हो चुकी होगी। तो whether there has been consensual sexual activity and whether that consensual intimacy was exploitative or non exploitative are factors that they can be asked to ascertain at that point। तो उस टाइम पे जो सबसे पहले पॉइंट है वो ये होना चाहिए कि क्या जो वो कंसेंसुअल इंटीमेसी हुई है वो एक्सप्लोइटेटिव नेचर की थी या वो नॉन एक्सप्लोइटेटिव नेचर की। तो सबसे पहले ये असर्टेन करना जरूरी है। ठीक है ना, फिर ऑथर ने ये भी कहा है कि इंस्टेड ऑफ सेइंग आउटराइट दैट वी शुड रिड्यूस इट टू 16, 15 और 14 और 12 इयर्स, मतलब एज को जो है वो आउटराइटली आप किसी लिमिट पे सेट कर दें, जरूरत ये नहीं है। जरूरत ये है वी फर्स्ट नीड टू आस्क व्हेन इज कंसेंट रिलेवेंट, कि कंसेंट की रिलेवेंसी कब है, एंड व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट गो बिहाइंड अंडरस्टैंडिंग द रिलेवेंस ऑफ कंसेंट। और कंसेंट के रिलेवेंस से जो क्वेश्चंस है, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बनते हैं वो पूछने जरूरी है। एंड कंसेंट टू होम एंड इन व्हाट सर्कमस्टांसेस, और कंसेंट किसको देनी है और किन सर्कमस्टांसेस में देनी है, ये सारे क्वेश्चंस का एड्रेस करना जरूरी है। आउटराइटली लिमिट सेट करना इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। ठीक है ना, दूसरा, कोई भी अगर आप एज सेट करते हो कंसेंट के लिए, दैट शुड बी कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव, तो उसको कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव तो रखना ही पड़ेगा। हर एक कॉन्टेक्स्ट में, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में आप सिमिलर चीजें यूज नहीं करनी चाहिए, ये ऑथर ने ऐसा सजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव सर्टेन गाइडलाइंस एंड मेजर्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन प्लेस। तो अकाउंटेबिलिटी मेजर्स को आपको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, कुछ गाइडलाइंस आपको रखने की जरूरत है, और वो चाहे पुलिस के लिए हो, चाहे वो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसके लिए हो। ठीक है ना, this is in combination with fluid understanding of the age of consent could probably be a first step towards what you are asking। और ये जो सारे के सारे ऊपर के क्वेश्चन है कि क्या एज ऑफ कंसेंट घटाने की जरूरत है, क्या उसको चेंज करने की जरूरत है, उनके लिए सबसे जरूरी है कि आप गाइडलाइन सेट कीजिए, आप अकाउंटेबिलिटी को मेजर्स को जो है वो उनको लाइए कहीं ना कहीं, और उसके अलावा इनको साथ में कंबाइन कीजिए आप अंडरस्टैंडिंग के साथ एज ऑफ कंसेंट के लिए। ठीक है ना, और ये फर्स्ट स्टेप हो सकता है इस डायरेक्शन में। ठीक है ना, फर्दर ऑथर ने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि व्हाट इज एसेंशियल इज दैट वी शुड नॉट बी टेकिंग अवे एनी सपोर्ट, एनी रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ सर्विसेज एंड एक्सेस टू दोस सर्विसेज फ्रॉम एडोलेसेंट्स हु नीड इट। मतलब आप एक तरह से इसको क्योंकि क्रिमिनलाइज कर दिया गया, तो जो बाकी चीजें हैं कि उसको सपोर्ट मिलना चाहिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मिलनी चाहिए या सेक्सुअल हेल्थ सर्विस मिलनी चाहिए, जो भी विक्टिम्स हैं उनको, तो वो तो प्रोवाइड हो ही नहीं पाते हैं इस चक्कर में, तो उसकी जरूरत है। जस्ट बिकॉज द लॉ सेज दैट ए केस हैज टू बी परस्यूड, यू कांट डिनाई दोस सर्विसेज। क्योंकि लॉ ये कहता है कि आपको जो है क्रिमिनल केस फाइल करना है, तो ये जो सर्विस एक्चुअली जो मिलनी चाहिए उनको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं जस्ट इन ग्राउंड्स पे, तो उनको आपको कहीं ना कहीं प्रोवाइड करना पड़ेगा। आगे देखते हैं,
कू इन नाइजर कोजेज एंड कंसर्न, तो जो नाइजर में रिसेंटली मिलिट्री कू हुआ है वो काफी न्यूज में है, और इससे रिलेटेड इश्यूज को ऑथर ने क्वेश्चंस के फॉर्म में यहाँ पे किया गया है। तो उन क्वेश्चंस के थ्रू ही हम जो यहाँ पे एक बार इस पे नजर डालते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो ऑथर ने पूछा वो ये पूछा है कि व्हाई द नाइजर मिलिट्री स्टेज अ कू ऑफ प्रेसिडेंट बजूम। तो सेकंड पूछा है कि हाउ हैज द वर्ल्ड रेस्पोंडेड, और थर्ड पूछा है व्हाट आर द एक्सटर्नल इंटरेस्ट हैज टेकन नाइजर। तो सबसे पहले इन तीनों क्वेश्चंस का हम आंसर देख लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन में तो ऑथर ने कहा कि नाइजर की जो मिलिट्री है दैट हैज आउटस्टेड प्रेसिडेंट बजूम एट्रीब्यूटिंग इट टू द डिटेरियोरेटिंग सिक्योरिटी। जो रीजंस यहाँ पे साइट किए गए हैं उसमें सबसे पहला तो बताया कि सिक्योरिटी ओवर डिटेरियोरेट हुई है। दूसरा बैड गवर्नेंस यहाँ पे जो है वो रीजन दिया है मिलिट्री ने अपने सपोर्ट में कि उन्होंने क्यों जो है मिलिट्री को वहां पे हुआ है। तो एक तो सिक्योरिटी कंसर्न दिया कि डिटेरियोरेटिंग सिक्योरिटी सिचुएशन है, दूसरा बैड गवर्नेंस का दिया कि करप्शन बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, फूड इनसिक्योरिटी हो गई है, ये सारे रीजन दिए गए हैं। जो दूसरा क्वेश्चन था कि ग्लोबल रेस्पॉन्स क्या रहा है, तो ग्लोबल रेस्पॉन्स ये रहा है कि जो ग्लोबल रेस्पॉन्स है वो लार्जली नेगेटिव ही देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ कंडेमनेशन ही मिला है हर तरफ से, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो या फ्रांस हो, सबने इसको कंडेम किया। बस ये है कंडेमनेशन का अलग अलग जो है लोग जो ये इंस्टीट्यूट है या कंट्रीज है उन्होंने कंडेमनेशन अलग अलग तरीके से किया है, ठीक है ना। तीसरा एक्सटर्नल इंटरेस्ट, तो एक्सटर्नल इंटरेस्ट अगर देखें नाइजर में वो क्या क्या है, सबसे पहला जो वो है कि यूरेनियम का बहुत अच्छा प्रोड्यूसर और सप्लायर है नाइजर। तो फ्रांस सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप पर्टिकुलरली यूरेनियम ट्रेड एंड द यूएस फाइट अगेंस्ट इंसर्जेंसी विद सिग्निफिकेंट मिलिट्री प्रेजेंस, ये दोनों ही जो है वो एक्सटर्नल इंटरेस्ट बताए हैं ऑथर ने नाइजर में, क्योंकि न्यूक्लियर और यूरेनियम का सप्लायर है तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इंटरेस्ट अपने आप ही आ जाता है, ठीक है। फिर वाई इज रीजनल रेस्पॉन्स डिवाइडेड, तो रीजनल रेस्पॉन्स देखने को तो मिला है लेकिन वो डिवाइडेड है। इसमें होते हैं दो चीजें यहाँ पे सेट की, एक तो इकोवास जो कम्युनिटी है वो, और दूसरा जो है वो नाइजर के जो इमीडिएट नेबर है, क्योंकि नाइजर के अगर इमीडिएट नेबर देखें तो वो बाली और बुर्किना फासो है, और उनमें ऑलरेडी ही वहां पे मिलिट्री कू हुआ है रिसेंट टाइम्स में काफी बार, तो वो तो एक तरह से इस कू को फेवर कर रहे हैं। वहीं पे अगर इकोवास और जो अफ्रीकन यूनियन पीस एंड सिक्योरिटी काउंसिल देखे तो वो इसको कहीं ना कहीं अपोज कर रही है। तो जो अफ्रीकन यूनियन पीस एंड सिक्योरिटी काउंसिल है उसने ये कहा है कि वो वहां पे कंसर्न जता रहे हैं अलार्मिंग रिसर्जेंस ऑफ कू एंड कॉल्ड ऑन द मिलिट्री टू री एस्टैब्लिश कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को वापस से री एस्टैब्लिश करने की जो है वो बात कही है। और जो लीडर्स हैं इकोवास के द ब्लॉक ऑफ वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, उन्होंने भी कमेंट किया कि जीरो टॉलरेंस फॉर कूस, और इस तरह के कू पे जीरो टॉलरेंस उन्होंने जो है वो बोला, और उन्होंने अनाउंस किया था इम्पोजिशन ऑफ फाइनेंशियल सैंक्शंस भी जो है इम्पोज करने की बात अनाउंसमेंट की है। वहीं पे अगर हम माली और बुर्किना फासो की बात करें तो दे हैव अनाउंस सॉलिडारिटी विद द कू मेकर्स, तो वही बात है कि वो कू को सपोर्ट कर रहे हैं और मिलिट्री जो कू हुआ है उसके सपोर्ट में आ रहे हैं जैसे। और इसके अलावा गिनी के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी एक्सप्रेस डिसकंटेंट विद द सैंक्शंस इंपोज्ड एंड द थ्रेटनिंग यूज ऑफ फोर्स बाय इकोवास, जो इकोवास ने फाइनेंशियल सैंक्शन इंपोज किए हैं और जो फोर्स के लिए थ्रेट किया है कि हम फोर्स का यूज करेंगे, उसको भी उन्होंने कहीं ना कहीं डिसकंटेंट अपना जाहिर किया है। तो ये मतलब रीजनल जो वहाँ पे पार्टीज हैं या रीजनल जो ब्लॉक्स हैं उनका डिविजिव व्यूज देखने को मिले हैं। वाई आर देयर सेवरल कूस इन नाइजर, नाइजर में क्यों इतने कू देखने को मिल रहे हैं, तो उसका जो है उसने तीन मेनली रीजन बताए। पहला तो ये कि ऑल द कूस आर एट्रीब्यूटेड टू फ्रस्ट्रेशंस इन इनकम्पिटेंट अथॉरिटी, तो कहीं ना कहीं जो अथॉरिटीज की इनकम्पिटेंस है वो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। फेलियर टू स्टेम इनसिक्योरिटी इन द साहेल रीजन एंड द इकोनॉमिक एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस दैट फॉलो, तो जो इकोनॉमिक और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहां पे रीजन में देखने को मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं रीजन है, और अथॉरिटी की इनकम्पिटेंसी। दूसरा जो उसने बताया है ऑल्सो अगेंस्ट द अलीज टाइज ऑफ अनपॉपुलर अथॉरिटीज एंड करप्ट एलिट्स, तो करप्ट एलिट्स और जो अथॉरिटीज हैं उनके बीच में जो नेक्सस बन गया है, ठीक है ना, उस वो कहीं ना कहीं रीजन है। तीसरा ये है कि द क्राइसिस एंड पॉपुलर डिसकंटेंट इज एन एडवांटेज टू कैप्चरिंग पावर, तो कहीं ना कहीं पावर को कैप्चर करने के रूप में भी क्राइसिस वो जो कू कर देती हैं पॉपुलर जो भी मिलिट्री मतलब जो पावरफुल जो लोग हैं वो ऑफन सक्सीड्स इन पॉपुलर प्रो कू discourse through the deceptive conception that only a harsh military crackdown can address the insecurity issue, तो वही है जो मिलिट्री है वो यही कहते हैं कि अब सिचुएशन इतनी बिगड़ चुकी है कि हार्श मिलिट्री क्रैकडाउन ही केवल जो है सिक्योरिटी को इश्यूज को जो है वो एड्रेस कर सकता है। तो ये तीन मेन रीजन बताया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाई इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल फेसिंग अपोजिशन, तो रिसेंटली अगस्त 1 को जो है राज्यसभा ने भी जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021 जो है वो पास कर दिया था। तो जो लेकिन ऑथर ने ये कहा कि जो अमेंडमेंट प्रपोज किए गए हैं बिल में दीज आर एट वर्ड्स विद द एम, जो एम रखे गए हैं वो कुछ अलग ही हैं। तो एम बताएगा वो बताएगा टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी प्रमोट इट्स सूटेबल सस्टेनेबल यूज एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स दैट अराइज देयर इन, लेकिन जो मेनली जो अमेंडमेंट में प्रपोज प्रोविजंस प्रपोज किए हैं वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और जो कमर्शियल एक तरह से इंडस्ट्रियलिस्ट और कमर्शियलिस्ट जो इंटरेस्ट है उनको ध्यान में रख के बनाए गए हैं, ये ऑथर ने का ऐसा कहना है, ठीक है ना।
ऑथर ने भी कहा है कि व्हाई इज बिल कंसिडर प्रॉब्लमेटिक, क्यों कंसिडर किया गया है। तो पहला तो यह है कि जो टर्म कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज मेंशन की गई है उसकी कोई क्लियर डेफिनेशन है ही नहीं, एंड इट में लीड टू पोटेंशियल एक्सप्लॉइटेशन, मतलब उस डेफिनेशन क्योंकि क्लियर नहीं है, वेग है या ब्रॉड, बहुत ब्रॉड टर्म है, तो उसको आप कुछ भी कह सकते हैं, कुछ किसी भी तरह का प्रोविजन उसमें लाके आप बता देंगे कि ये तो कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज है, ठीक है ना। दूसरा, टू एंश्योर फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स की जो है वो कोई बात नहीं है कि मतलब उसमें तो बता दिया कि एम ये है, लेकिन जो प्रोविजन है उसमें कहीं नहीं दिखता कि एंश्योर हो पाएगा फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, ठीक है ना। दूसरी बात ऑथर ने भी कहा कि इम्प्लीमेंटेशन की बात देखें तो अगर जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट था जो शुरू वाला था ओरिजिनल वाला 2002 का, वो अभी तक बहुत जगह इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाया, और आपने जो अमेंडमेंट भी उसमें इंट्रोड्यूस किया तो पहले उसका इम्प्लीमेंटेशन चेक करना जरूरी था, ठीक है ना। दूसरा, ऑथर ने यहाँ पे क्या किया है, जो इंडस्ट्री, हाँ, जो इंडस्ट्रीज के व्यू हैं उसमें दिखाया कि दैट टू बिल्स आर पार्ट ऑफ ए ट्रेंड ऑफ डायल्यूशन ऑफ एनवायरमेंटल रेगुलेशंस एंड आर अंडरवे। तो पहला इशू तो ऑथर ने यहाँ पे ये साइड किया है कि कहीं ना कहीं ये जो एनवायरमेंटल रेगुलेशंस है उनको डाइल्यूट कर रहा है। दूसरी चीज ये है कि ईज ऑफ डूइंग को प्रेसिडेंस दिया गया है रादर देन इट्स मैंडेट टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, कि एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन का जो कंसर्न होना चाहिए था उसको इंपॉर्टेंस ना देते हुए जो है इसको वो दिया गया मेन एम, वो दिया गया ईज ऑफ डूइंग कंसर्न को, ठीक है ना। कंसर्न्स तो आपको मैंने बता ही दिए दोनों, ठीक है। सो दिस इज इट। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, जहाँ पे कुछ हमने सबसे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन थे उनका आंसर आपको देना था। फर्स्ट क्वेश्चन वाज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपको 3 स्टेटमेंट दिए थे, आपको करेक्ट स्टेटमेंट उसमें से बताना था। फर्स्ट स्टेटमेंट वाज इन 2023 द G20 ट्रॉयका कंसिस्ट्स ऑफ इंडिया, इंडोनेशिया, टर्की एंड इंडिया, एंड इंडिया होल्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 ग्रुप इन 2023। तो इसमें हाफ पार्ट करेक्ट है क्योंकि इंडिया जो है प्रेसिडेंसी तो होल्ड कर रहा है G20 ग्रुप की 2023 की, लेकिन जो ये ट्रॉयका दिया हुआ है इंडोनेशिया, टर्की और इंडिया का, ये था 2022 का। जो इस बार का ट्रॉयका है दैट इज ऑफ इंडोनेशिया, इंडिया एंड थर्ड इज ब्राजील। तो ये यहाँ पे 2022 का ट्रॉयका दिया होता है, 23 का हमने बता दिया। नेक्स्ट स्टेटमेंट वाज द थीम ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी वसुधैव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर क्लोजली टाइज विद लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। ये बिल्कुल सही स्टेटमेट है, और थीम आपको याद भी रखनी है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। वसुधैव कुटुंबकम इस बार थीम थी, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। थर्ड स्टेटमेंट वाज the concept of lifestyle for environment life was introduced by Indian PM at COP26 in Glasgow, बिल्कुल ठीक बात है, calling upon the global community and individuals and institutions to drive life as an international mass movement towards mindful and deliberate utilization instead of mindless and destructive consumption to protect and preserve the environment। तो बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है ये, COP26 में ग्लासगो में इंडियन पीएम ने जो है ये इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे आंसर हो जाएंगे सेकंड एंड थर्ड ओनली जो है हमारे आंसर हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन वाज how does India's proposed approach of lifestyle for sustainable development differ from current top-down problem-solving model in global governance। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है दैट इज आंसर, ये याद रखना आपको कि लाइफ एम्फेसाइजेज लोकल कम्युनिटीज रोल एंड कोऑपरेशन अमंग स्टेक होल्डर्स व्हाइल द टॉप डाउन मॉडल रिलाइज ऑन एक्सपर्ट डिसीजन मेकिंग। तो वो सिर्फ एक सेंट्रल अथॉरिटी में एक तरह पावर वो कर देता था, और उसको बोलते थे कि वो नीचे जो है वो ट्रिकल डाउन करेगी, ठीक है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आज की वोकेबुलरी देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड इज फेलनी। तो फेलनी होता है एक तरह से महाअपराध बोल सकते हैं हम इसको, या घोर पाप को हम बोलते हैं, घोर अपराध या घोर पाप को हम बोलते हैं फेलनी। मेहम इज कंफ्यूजन एंड फियर, यानी कि भय, भय बोल सकते हैं हम इसको, और भ्रम, भय और भ्रम को हम बोलते हैं फेलनी, ओ सॉरी मेहम। नेक्स्ट इज रिटोरिक। रिटोरिक मतलब होता है वाक पटुता, कोई बहुत बोलने में बहुत अच्छा होता है ना, जो दूसरों को अपनी बातों में ले आता है, तो उसको बोलते हैं रिटोरिक, वाक पटुता। स्पूकी, स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग। तो स्पूकी इसके नाम से पता चलेगा, डरावना हो सकता, कैसे बोलते हैं इसको हम, डरावने को बोलेंगे स्पूकी। स्क्वैटर का मतलब पर्सन हु इज लिविंग इन एन एम्प्टी बिल्डिंग विदाउट ओनर्स परमिशन, मतलब बिना परमिशन के होते हैं, तो मतलब एक तरह से कब्जा बोल सकते हैं आप इसको, अतिक्रमण बोल सकते हैं, कोई किसी घर में अतिक्रमण कर लेता है। सबलिमिनल का मतलब होता है इन्फ्लुएंसिंग योर माइंड इवन दो यू आर अनअवेयर ऑफ इट, मतलब अवचेतन से कहीं ना कहीं ये रिलेटेड है, जो हमारा अवचेतन माइंड होता है उससे रिलेटेड है। ट्रेमर, ट्रेमर का मतलब है रिदमिक शेकिंग मूवमेंट, यानी कि कंपन को हम बोलते हैं ट्रेमर। आगे बढ़ते हैं, आज का इडियम फ्रेज देखते हैं। टीम विद, टीम विद का मतलब होता है टू बी फुल ऑफ, किसी चीज से पूरी तरह से परिपूर्ण होना, और लाइफ एंड एक्टिविटी से मतलब बेसिकली परिपूर्ण होना। फ्रिजन ऑफ टेरर मतलब आतंक का भी आतंक, ए मोमेंट ऑफ इंटेंस एक्साइटमेंट इसको बोलते हैं हम, ठीक है ना, सिहरन बोल सकते हैं एक तरह से, ठीक है। वर्ड ऑफ द डे में आज का वर्ड था फैसिटियस। फैसिटियस का मींस होता है टेकिंग सीरियस सिचुएशंस टू लाइटली या इनअप्रोप्रिएट ह्यूमर, मतलब जो सिचुएशंस होते हैं उनको ज्यादा सीरियसली ना लेके लाइटली उनको लेते हैं। तो सिनोनिम्स होते हैं इसके फ्लिपांट, प्लेफुल, विटी या ह्यूमरस बोल सकते हैं। वहीं एंटोनिम्स इसके देखें तो स्टूपिड, स्टूपिड हो सकता है, लेम हो सकता है, अनअम्यूजिंग या लो ब्रो।
बढ़ते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ जो आज के एडिटोरियल से हमने लिए हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स। आपको कुछ कंट्रीज दिए हैं वेस्ट अफ्रीका के और उनके कैपिटल दिए, आपको बताना है हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच, कितने पेयर करेक्टली मैच है। तो फर्स्ट इज माली, उसका कैपिटल दिया है कोनाक्री, देन गिनी बोमैको, देन नाइजर नियामे एंड बुर्किना फासो कूदूगू इसका कैपिटल दिया हुआ है। तो आपको बताना है इसमें से कितने पेयर जो है करेक्टली मैच्ड हैं, 1 पेयर ओनली, 2 पेयर्स ओनली, 3 पेयर्स ओनली या ऑल द 4 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following traditional systems of medicines are also components of आयुष besides ayurveda and homeopathy। तो आयुर्वेदा और होम्योपैथी के अलावा और कौन कौन से ट्रेडिशनल सिस्टम जो है वो कंपोनेंट है आयुष के, ये आपको बताना है। इसमें 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं, शोआरिग्पा, नेचुरोपैथी एंड योगा एंड नेचुरोपैथी, एलोपैथी एंड सिद्धा, और इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो 2 and 4 ओनली, 1 2 and 4 ओनली, 2 3 and 4 ओनली एंड 1 2 3 and 4 ओनली। तो ये आज का डिस्कशन था और ये हमारे जो पार्ट 2 था वो मैंने देख लिया है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। 1 पर्सन 1 लाइक का हमारा कॉन्सेप्ट है और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।